परिंदों की चहकार कानों पर गिरा गुजर रही थी। सूरज चढ़ आया तो धूप सुर्ख से सुनहरी हो गई। तेज चमकीली हिद्दत कदरे कम, मगर सीमी का वजूद तेज बुखार में तप रहा था। सानिया ने छूकर चेक किया तो परेशानी से उसे जगा दिया। बुखार कम होने में नहीं आ रहा था। सिमी, किस तरह मजे से सोई पड़ी हो। जिस्म तंदूर की तरह जल रहा है। तुम्हारे तो सर में भी शदीद दर्द हो जाता है। इतनी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई। सानिया बहुत फिक्रमंदी से लब काट रही थी। सिमी ने गनूदगी की हालत में आंखें खोलने की कोशिश की। बुखार शायद ज्यादा हो गया है, सर में भी दर्द है, उठा नहीं जा रहा मुझसे, वो बोली तो आवाज बेहद बोझल हो रही थी। सानिया के दिल को कुछ होने लगा। अल्लाह खैर, हिम्मत करो मेरी बहन, तुम्हारे लिए मैं चाय और कोई गजा लेकर आती हूँ, फिर दवाई लो ताकि थोड़ा असर कम हो। वो माथे से हाथ हटाकर जाते जाते वापस पलटी। बल्कि पहले मैं पानी लेकर आती हूँ, अच्छी तरह हाथ मुंह धो लो, तपश का जोर टूटेगा, मुझे लगता है गर्मी लग गई है। सानिया के जाने पर वो बमुश्किल सहारा लेकर बैठने के काबिल हुई। सारी रात बेचैन गुजरी थी, एक पल को करार नहीं आया। सर दर्द से फट रहा था। कल भी तबीयत कुछ अपसेट लगी, मगर उसकी लापरवाही नतीजा शदीद सूरत में सामने आया। आंखें नहीं खुल रही थी, बैठने में दुश्वारी। सानिया उसके लिए चाय बना रही थी। अम्मा ने आकर उसका मुंह धुलवाया, बाल बनाए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस पर फूंकती रही। नजर लग गई मेरी बेटी को किसी की, अल्लाह ताला उसे शफा दे। अम्मा ने ये बात कही तो सिमी बेसाख्ता बोली, आपकी बेटी को किसकी नजर लग सकती है भला? क्यों, मेरी बेटी को क्यों नहीं नजर लग सकती? इतनी प्यारी और फर्मा बरदार औलाद, खुश इखलाक और साफ दिल के लोगों का यह नुकसान होता है कि उन्हें मोहब्बत की नजर लग जाती है। अरे वाह, आप तो बगैर टिकट के तारीफें कर रही हैं। ये मामूली सी बीमारी मेरे हक में फायदा मंद साबित हुई। सिमी नकाहत उदासी से मुस्कुराने लगी। अम्मा और खफा हो गई। इस तरह मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, डपट कर बोली। मजाल है, जरा भी अपना ख्याल रखो। कितनी दफा कहा है, पहले सेहत जरूरी है, काम करोगी तो धूप छांव की परवाह किए बगैर। खाने में भी कोई इंसानों वाली चीज तुम्हें पसंद नहीं। आखिर में करते तो माँ को ही परेशान हो। वो माँ वाली जज्बाती गुफ्तगू मसनई खुफगी में बोलती गई। सीमी ने टोका, मौसमी बुखार है अम्मा। अच्छा, इस मौसमी बुखार को तुम पर होना फर्ज है? उन्होंने पूछा। यह सोचने की बात है, सिमी सोचने लगी। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही, मुझे या सानिया को क्यों नहीं हुआ? मौसमी बुखार से पूछना पड़ेगा, वो कहकर हंस पड़ी। अम्मा ने एक सख्त घूरी से नवाजा और सानिया को नाश्ता लाने के लिए आवाज दी। हल्की फुल्की खुराक के साथ दवाई लेकर वो कुछ देर आराम के लिए लेटी कि सानिया ने शुमाइला की आमद की इतला दी। बाहर शुमाइला मिलने आई हुई है। सिमी गहरा सांस लेते हुए उठ बैठी। वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, बस पट्ठों के रेशों में खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे अंदर भेज दो, सिमी ने इजाजत दी। शुमाइला यकीनन बाहर अम्मा से सिमी की तबीयत के मुतालिक जान चुकी थी, इसलिए चेहरे पर तशवीश के आसार दो चंद नजर आए थे। सिमी, क्या हो गया है यार? वो बेतयाबी से करीब बैठते हुए नब्ज और माथे पर तपश महसूस करने लगी। कहा तो तुम्हारी तबीयत अच्छी भली थी, अचानक से क्यों ये सब? वो कुछ कहते हुए एकदम खामोश हो गई। रात भर तरह तरह की सोचों ने उसे चैन नहीं लेने दिया था और उस वक्त सिमी की हालत देखकर मजीद दिल डूब गया। कुछ नहीं है यार, नॉर्मल सी बात है। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सवार कर रहे हो ताकि मैं बिल्कुल बिस्तर से लग जाऊं। सिमी ने हल्का फुल्का लहजा अपनाया, मगर शुमाइला की तशफ़ी के लिए नाकाफी था। अल्लाह ना करे हम ऐसा चाहें। तुम्हें मालूम है मैं रात भर किस कदर परेशान रही, मुझे अंदाजा है। नजरें चुराते हुए सिमी का लहजा बहुत धीमा सा हो गया। मेरी तरफ देखो सिमी, मैं कल के लिए शर्मिंदा हूँ शुमाइला, और उसके लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं। सिर्फ एक उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। निगाहें इसी तरह नीची रही। मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानी थी। कम अज कम तुम्हारा रिएक्शन जानने का तो मेरे पास हक है ना। मुझे पूरी बात बताओ। तुम्हें खिजर के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, मुझे उलझन का बोझ ज्यादा उठाना पड़ा। तुम वहां से सीधा घर चली गई। खिजर के सामने भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तुम तो ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। शुमाइला संजीदगी से बोल रही थी। वो सिमी के तासुरात भी जांच रही थी। वो क्या सोचता होगा कि वो इतना गया गुजरा है, जो मैं देखते ही भागकर खड़ी हुई। लेकिन उस वक्त मुझे यही समझ आया,
खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए सिमी ने पहली मर्तबा माजरत ख्वाना नजरें शुमाइला पर डाली। वो ऐसा नहीं सोचता, उसकी फिक्र छोड़ो, बल्कि उसने तो कंधे उचकाकर उस असर को जायल कर दिया। लेकिन मुझे तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? शुमाइला ने उसका हाथ थामते हुए नरमी से पूछा तो सिमी ने लब भींचे थे। मैं खिजर को नहीं जानती शुमाइला, ना ही मेरे रद्द अमल के पीछे ये वजह है कि वो कोई बुरा इंसान है या उसकी शोहरत मुझे मालूम है। हमारा सिर्फ 2 मर्तबा इत्तफाकिया तसादुम हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं अजीजा पड़ोस दोस्त के साथ जिस शादी में गई थी वहां मुझे किसी ने देख लिया था। वो वही खिजर था। सिमी के एतराफ पर शुमाइला दम साधे बैठी थी। हाँ फिर? उसने मुझे देख लिया था और मुझे शायद इंसल्ट फील हुई या मालूम नहीं क्या। मैं उन एहसासात को कभी नाम नहीं दे पाई, जैसे चोर चोरी करते पकड़ा गया हो। जैसे ये बात पूरी दुनिया के सामने आया हो गई कि मैं बिन बुलाए छुप कर वहां गई हुई थी। करीबन 1.5 साल बाद वो दोबारा मुझसे टकराया, यहाँ मेरे घर किचन की खिड़की से। क्या? शुमाइला की आंखें बेयकीनी के आलम में फैल गई। वो तकलीफ में था। सिमी ने आहिस्तगी से उसे सब बता दिया, वो भी जो उसने खिजर के लिए किया और वो जो मुझे उसने बाद में महसूस किया। शुमाइला का जहन किसी और ही नहज पर सोच रहा था और उसके चेहरे पर कई तहरीरें लिखी आ रही थी और मिटती जा रही थी। अनबिलीवेबल। खिजर ऐसी हालत में? आई मीन वो सच में खिजर था ना? तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ? शुमाइला के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 100% वही था। अगरचे बीच में काफी मुद्दत गुजरी हुई थी, फिर भी मुझे वो शक्ल याद थी। फिर उसकी आंखों में भी ठीक वही शनासाई के रंग थे, वरना कल वो मुझे देखकर एकदम हैरानी का इजहार न करता। सिमी की बात में वजन था। शुमाइला कायल होकर सुने गई। उसकी मौजूदगी गैर मुतवक्का थी, जिसने मुझे हवास बाख्ता कर दिया। शायद चोरी कोई भी हो, उसका गवाह मौजूद हो तो हर दफा इंसान घबरा जाता है। मैंने सबसे छुपा कर वहां जाने की गलती की, जिसकी शर्मिंदगी सारी जिंदगी मेरी साथ रहेगी शायद। थक कर सिमी चुप हो गई तो कई लम्हे का खामोशी की नजर हो गए। दोनों को बोलने से ज्यादा सकूत अच्छा लग रहा था। बाहर से चोंच लड़ाते परिंदों का शोर समातों में पड़ता रहा। सानिया की आवाज भी गूंज रही थी, मगर इन दोनों में ठहरी खामोशी को शुमाइला ने तवक्कुफ के बाद तोड़ा। इसलिए तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली? ये मैं नहीं जानती, सिमी ने अपनी हथेलियों को थकते हुए जवाब दिया। वो तहम्मुल से सिमी को देखती रही, फिर फैसला कुन अंदाज में पूछ लिया, जो खुद उसके लिए भी बहुत खटन था। चलो अब तुम मुझे असल बात बताओ। कौन सी बात? सिमी सवालिया निगाहों से देखने लगी। देखो सिमी, पहले हम दोनों बहनें हैं, फिर सहेलियां हैं, उसके बाद किसी तीसरे नंबर का। कौन सी बात? सिमी सवालिया निगाहों से देखने लगी। देखो सिमी, पहले हम दोनों बहनें हैं, फिर सहेलियां हैं, उसके बाद किसी तीसरे का नंबर आता है। तो मुझे खुलकर और दिल से वो बताओ जो मैं पूछना चाह रही हूँ, बगैर मेरा या किसी और का सोचे। उसकी तमहीद लंबी हो गई। सिमी की उलझन। क्या कहना चाह रही हो शुमाइला? क्या तुम, मेरा मतलब तुम्हारे दिल में खिजर के लिए कुछ, तुम्हारे अंदर उसको लेकर कोई जज्बात? शुमाइला के झिझक कर पूरी बात करने से कबल सिमी बेसाख्ता बोल पड़ी। ये तुम क्या कह रही हो? उसकी बुखार से जर्द रंगत पल भर में सफेद पड़ गई थी। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं कोई नासमझ या टीनेजर लड़की नहीं हूँ। शुमाइला जो महज चंद मिनटों की बदौलत वो दुरुस्ती से कहकर मारे रंज के चुप कर गई। उसका इशारा शायद मोइन की तरफ भी था, लेकिन शुमाइला कोई उसे देखता तो अपनी घुटी घुटी सांस उसने इतने इत्मीनान से ली थी जैसे कोई जी उठता है, जैसे कोई सूली पर लटके इंसान को नई जिंदगी की नवीद सुना देता है। कल से ना जाने वो क्या क्या नहीं सोच चुकी थी। वो पूरे वजूद समेत शल थी और सिमी ने उसे लख्ता भर में अपना मकरूज काट डाला था। आई एम सॉरी सिमी, लेकिन किसी इंसान के बारे में सोचना इख्तियार में तो नहीं होता, और दिल में जज्बात पिनपना भी कोई अनहोनी नहीं। इसीलिए मुझे लगा कि शायद पूरे दिल से मुस्कुराते हुए मोहब्बत पाश नजरों से उसे नाराज नाराज सा देख रही थी। कुछ देर पहले तक कितनी मुरझाई हुई थी और सिर्फ एक बात ने उसे खिली हुई कली में तब्दील कर दिया।
क्या मोहब्बत इतना जादुई असर रखती है? सिमी उसे दिलचस्पी से देखे गई। तुम्हारा ऐसा सोचना बनता नहीं है शुमाइला, तुम जानती हो मैं हर बात से तुम्हें आगाह करती हूँ। हमारे बीच कुछ पर्सनल वाला मामला नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है। सिमी ने तासुब से जता दिया। शुमाइला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। बस भी कर दो मेरी सिंड्रेला, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रही थी। सोचो अगर ऐसा कुछ सच में होता तो मैं कैसे खुदगर्ज बन सकती थी, और मैं क्या खुदगर्जी दिखाती? सिमी ने उल्टा सवाल किया। नहीं यार, शुमाइला सुकून से आरामदेह हालत में बैठ गई। इसीलिए तो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी। खिजर ने तुमसे कुछ नहीं कहा? सिमी को अचानक ख्याल आया। मैं ज्यादा देर नहीं ठहरी, उसने सरसरी सा जिक्र किया, मगर मेरा दिल परेशान हो गया था। मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहती थी। शुमाइला ने अपनी बात खत्म की और सिमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। बहुत जल्द परेशान हो जाती हो, अभी तो मोहब्बत के इम्तिहान और भी हैं, और क्या मालूम उसके दिल में क्या है, सिमी ने शरारती लहजे में कहा। तो शुमाइला एक बार फिर हंसने लगी थी। उसके दिल में क्या है ये भी मालूम हो जाएगा। वो मुझसे जिस कदर मुतासिर है, ये पसंदीदगी से कुछ बढ़कर ही है। उसके चेहरे पर तबस्सुम था, रंगत गुलाबी। फिर भी कुछ कहने से पहले तुमने तो अपना नसीब फोड़ ही लिया है। सिमी का अंदाज चिच करने जैसा था। शुमाइला ने आंखें निकाली। तुम्हें लगने लगा है कि वही मेरा नसीब है? कितनी खूबसूरत बात थी। अवाइल बहार के झोंके सी, जिसमें ठंडक थी, खुशबुओं की मौजूदगी, रोशनियों के पहरे, खुशकुन एहसास और दिलकश ख्याल। सिमी उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हुई और लबों से अदा हुआ। नहीं भी है तो मैं दुआ करूंगी अल्लाह तुम्हें उसका नसीब बना दे। शुमाइला के लबों से बरामद हुआ कहका बाहर तक गया था। सानिया सर अंदर निकाल कर झांकने पर मजबूर हो गई थी। क्या चल रहा है? अभी तक तो सिमी हिल नहीं पा रही थी और अब कहके लगाए जा रहे हैं। दो बंदों के बीच की गुफ्तगू उसे बड़ा तजस्सुस दिलाती थी। शुमाइला ने हाथ हिलाया। बड़ों के बीच में नहीं बोलते, चलो तुम अपना काम करो, खत्म करो। आज सिमी को आराम करना है। शुमाइला के हुक्म पर वो मुंह बनाती चली गई। बाहर से अब्बा की आवाजें आ रही थी। शुमाइला संभल कर बैठ गई। तुम अब आराम करो, मैं शाम में फिर आऊंगी। तुम्हारा जायका खराब हो गया ना, कुछ अच्छा सा बना कर सानिया के लिए भी बात करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। शाम तक तबीयत ना संभली तो फिर क्लिनिक पर चेकअप करवा आएंगे। शुमाइला उसका तकिया सीधा करते हुए हदायत देने लगी। सिमी लोग गांव के डॉक्टर से दवाई लेने के आदी थे, जबकि शुमाइला का इशारा करीबी शहर जाकर दिखाने का था। मैं अब पहले से बेहतर हूँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। सानिया की क्या बात करनी है? उसके एडमिशन के लिए शमरेज उसके लिए कॉलेज में सर्च कर चुका है। उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। शुमाइला चादर दुरुस्त कर रही थी। अब्बा शायद नहीं मानेंगे। वो फीका सा मुस्कुराई। इसीलिए तो मेरी खिदमत हासिल की गई हैं, मैं खुद कायल कर लूंगी। शुमाइला आंखों से इशारा करके मुस्कुरा कर मिली और बाहर निकल गई। सिमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। उसकी मौजूदगी इसी तरह की हुआ करती थी, कुछ पल के लिए अपना आप तक भुला देने वाली। कितनी देर उसके चले जाने के बावजूद खुशबुओं से उसका एहसास कमरे में बाकी रहा। खिजर और शुमाइला। सिमी का ख्याल जो ही भटक गया, फिर ख्याल के सिमटने तक उसे लगा दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं। एक राजहंस जैसा तो दूसरी सुरखाब थी। क्या खूब थी दोनों की जोड़ी। मौसम खुशगवार था। बारिश से बहुत सी रानाइयां कशीद कर ली गई थी। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके और मौलवी हयात के घने पेड़ों की छांव मिट्टी तक भीनी भीनी खुशबू उगल रही थी। सब्जियों की बेलें और फलों के दरख्त खूब सरसब्ज और शादाब। नींबू की महक सारे में फैल हुई थी। आज शकीला रुखसती के बाद पहली बार अब्बा के घर आई थी। दस्तगीर ने आगे बढ़कर मिलने से पहले एहतरामन पैर छूने चाहे तो मौलवी साहिब ने बेख्तियार उसे कंधों से थाम लिया था। कितना खूबसूरत तरीका था ये मान देने का। शकीला मोहब्बत से जेरे लब मुस्कुरा दी। बेटों को ये इजाजत नहीं है कि वो कदम छुएं। जग जग जियो मेरे बच्चों। मौलवी साहिब ने उसे सीने से लगा लिया और पीछे सिमटी खड़ी शकीला के सर पर शफकत से हाथ फेरा। उनका रुआ रुआ दुआ गो हुआ था। मुख्तसर सी मयाद में मोहब्बतों ने उसे कितना हसीन बना दिया था। तरोताजा गुलाब की तरह मुस्कुराती और मुत्तमी नजर आती थी, और दस्तगीर तो जैसे था ही जाफरानी खेत। मौलवी हयात को अपनी बड़ी बेटी बड़े मौके पर याद आई थी। दिल पिघला तो आंखें रसने लगी। सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है अब्बू। अरे आप
दस्तगीर ने आंखें नम देखी तो हैरानी का इजहार किया, जबकि उसके मुंह से अब्बू सुनकर मौलवी साहिब के चेहरे पर जो एहसासात बिखरे थे, दस्तगीर उन्हें देखकर झिंप गया। माफ कीजिएगा खालू, दरअसल आपकी बेटी से आपका इतना जिक्र सुन लिया है कि मेरी जुबान पर भी यही लफ्ज चढ़ गया है अब। वो मुस्कुराकर वजाहत देने लगा तो मौलवी हयात मुस्कुरा उठे थे। तुम्हें जो अच्छा लगे मुझे रिश्ते से मुखातिब करो पुत्र, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम तो मेरे लिए बेटों से भर कर हो। उन्होंने खुद को फौरन संभाला था। दिल को कितनी ढारस मिली थी, तसल्ली हुई थी कि कम अज कम दिल का एक कोना तो उनका ठंडा रहना है। बाकी दिल तो ताजवर थी। अब्बा मियाँ, हम आपको लेने आए हैं। हमारे बगैर आप अकेले कैसे रह सकते हैं? मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। शकीला उनके करीब आकर लाड से बोली तो वो निम्मा निम्मा मुस्कुराने लगे। मैं कहाँ जाऊंगा उम्र के इस हिस्से में अपना घर छोड़कर। अरे हमारे घर, मैं जानती हूँ यहाँ आपको कितनी मुश्किल होगी। आप कहिए ना। शकीला ने दस्तगीर को इशारा किया तो वो ताइदी अंदाज में बोला, आपकी बेटी ठीक कह रही है अब्बू, हमारे साथ चल कर रहें। आपका अपना घर है। हमारे लिए ये बात बाइसे फख्र होगी, वरना ध्यान यहीं अटका रहता है। खुश रहो यार। लेकिन पुत्र, हम जैसी बुरी रूहों की मिसाल आम के उस नो आमोज पौधे के जैसी होती है कि जिसे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है और वो चंद दिन भी जी नहीं पाता और सूख जाता है। इंसान ने जहाँ अपनी सारी जिंदगी गुजारी हो, जिस मिट्टी में वो अपना बचपन खेला हो, उसे तो उस मिट्टी से भी इश्क हो जाता है। और जिस आंगन से अपनी बेटियां रुखसत की हों, जोजा की यादें जुड़ी हों, वहाँ की तो एक एक चीज इस उम्र में जज्बाती सहारा देती है। उस आंगन की जमीन इंसान को छोड़ने पर तैयार नहीं होती। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मगर मैं जीते जी अपनी इस छोटी सी जन्नत को वीरान नहीं करना चाहता। उनकी बात खत्म हुई तो दरख्तों पर तोता मैना की जोड़ी भी चिल्ला चिल्ला कर शोर करने लगी, जैसे उनकी बात पर भरपूर तायद कर रहे हों। तमाम नफूस धीरे से हंस दिए थे। अब्बा जी, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ की एक एक चीज ताजवर के हाथों की लगाई गई है। आप कैसे मुझसे शर्त लगाते थे कि जिस पौधे की देखभाल ताजवर कर रही है वो सूखते सूखते भी हरा भरा हो जाएगा, और मैं हमेशा काम बिगाड़ती थी। शकीला को भी अच्छे वक्तों की खूबसूरत याद आ गई थी। अच्छे मौसम रुखसत हो गए थे, अच्छी यादों की तरह। हाँ, और ये घर भी तो ताजवर का है। मैं चाहता हूँ उसे ये हमेशा खुला मिले। मैं अपनी बेटी को बंद दरवाजों से मायूस नहीं करना चाहता जब तक जिंदा हूँ। अब्बा, शकीला ने एहतजाज बुलंद किया। अच्छा ये बताएं, ताजवर बहन घर नहीं आई? दस्तगीर ने फौरन बात बदलने के लिए सवाल किया। मौलवी साहिब की नफी में मायूसी थी। वो कैसे आ सकती है? एक होक सी उठी थी। कितना प्यासा सा लहजा था। खैर, मैंने तुम लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। तुम्हारे जकिया बुआ ने ये खिदमत सर इंजाम दी। बड़ी भली खातून है। तुम्हारी मोहब्बत में खुद ही सब कुछ कर गई। मौलवी हयात ने खुद को सोगवारियत से निकाला और मौजू बदल दिया। जकिया बुआ भी पोते को लेकर आ गई। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। दस्तगीर और शकीला की छोटी मोटी शरारतें झोंक झोंक में मौलवी साहिब दिल से हंसते रहे। मगरिब के बाद वो दोनों घर के लिए रुखसत हुए थे। मौलवी हया से वादा लेकर वो बहुत जल्द उनके घर कुछ दिन रुकने आएंगे। जकिया के पोते को नजर का खदशा था। हलक फाड़ रोता चला जाता, दूध भी नहीं पी रहा था। चिड़चिड़ापन हद से सवा। वो मौलवी हया से दम कराने आई तो बहू भी साथ थी। शकीला चली गई। मौलवी साहिब माशाल्लाह सुना है बहुत खुश है अपनी खाला के घर। उनकी बहू ने सिलसिला कलाम शुरू किया तो मौलवी साहिब कुछ पढ़ते हुए मुस्कुराए। अल्लाह का बहुत करम है, इसी तरह कामरानियां उनका मुकद्दर हों। आमीन। कितना सच कहते हैं कि अपनों के रिश्ते हमेशा राहत का मौजब बनते हैं। हाँ, मगर क्या कहें, रिश्ता तो ताजवर का भी अपनों में ही है। कैसी घुनों वाली लड़की है, ना कदरे हाथों में चली गई। वो बहुत बातूनी थी। मौलवी साहिब के जज्बात की परवाह किए बगैर बोलती चली गई। वो खामोश रहे, मगर दिल में ठेस सी उठती। वैसे मौलवी साहिब, सुना है ताजवर पर यहाँ आने की पाबंदी है, खुदा ना खास्ता तलाक की। वो राजदारी से सरगोशियाना लहजा अपना कर बोली। मौलवी हयात के लिए आयत दोहराना दोबर हो गया। लोगों का तो यही काम है, दूसरों के बारे में बातें फैलाना। तुम ध्यान मत दिया करो।
کہا مولوی صاحب، میرا تو کلیجہ کٹتا ہے، شکیلا کے لیے لوگ خوش ہیں، آپ نے کیا عقل مندی کا ثبوت دیا، مگر کل تاجور، وہ کہہ کر دانستہ چپ ہو گئی۔ انہیں چونکنا مقصود تھا۔ مولوی حیات کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا ہوا تاجور کو؟ روما روما سماعت بن گیا۔ وہ کھنکاری، تاجور کے جیٹھ کی شادی سے پہلے تو حاکم نے تاجور کو اتنا مارا کہ جسم سے خون رس رہا تھا۔ خدا کی پناہ، اتنا ظالم انسان! میں مبارکباد دینے گئی تھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، گالوں کے نیل ہلکے پڑے تھے، مگر اتنے بھی مدھم نہیں کہ گواہی نہ دے۔ بڑی صبر والی ہے بیچاری، زبان سے ساتھ تک نہ نکلا، اور جیٹھ کی بارات تو حد ہو گئی۔ حمیدہ نے پکڑ پکڑ کر سب کو بتایا کہ تاجور گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سب نے دیکھا وہ گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ تو پھر حاکم اس کو چھت سے لایا۔ اللہ جانے اپنے دکھوں پر رو رہی تھی۔ نصیب ماری، آپ کی لڑکیوں کو کون نہیں جانتا، مگر بات بےعزتی کی تو ہو جاتی ہے نا جی۔ مت استعمال کرو میری بچی کے لیے ایسی زبان۔ مولوی حیات کا درد بڑا لہجہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے جیسا تھا۔ ان کا دل پہلے ہی تاجور کی طرف سے دکھتا پھوڑا تھا۔ اس کی باتوں نے ان کی سانسوں کے راستے میں کانٹے بچھا دیے تھے۔ وہ دم کے لیے بچے پر پھونک مارنا بھول گئے تھے۔ بچہ حلق پھاڑے رونے لگا۔ ان کے لیے تمام شور بے معنی ہو گئے، جسم میں جان ختم، حرکت کرنے کی سکت ختم۔ اندھیرے نے جھانسا دے کر اجالے کی آنکھوں پر ہاتھ دیے تو ہر منظر سیاہی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کائنات پر تاریکی بچھا دی گئی تھی۔ مولوی حیات لڑکھڑاتے قدموں سے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہوئے تو صحن میں ویرانی خاموشی کے ہمراہ ٹہل رہی تھی۔ انہیں اپنا یہ گھر آج سے پہلے کبھی اتنا کھنڈر محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج سناٹوں کے شکنجے میں نظر آیا۔ دل کی طرف اور بھر گئی۔ تاجور! دل کے نہاں خانوں سے پکار اٹھی۔ کسی احساس کے تحت انہوں نے رخساروں پر ہاتھ پھیرا تو آنسوؤں کی لکیریں ان کی داڑھی تر کر چکی تھی۔ نہ جانے کس وقت سے آنکھوں کے جھرنے رواں تھے۔ ان کا دل چاہا یہیں صحن میں بیٹھ کر دل کھول کر رو لیں تاکہ یہ دل کا بوجھ ان کے کمزور اعصاب سہنے کے قابل ہو سکے۔ اتنا تو تب بھی نہ روئے ہوں گے جب جوانی میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کی اہلیہ زندگی کے دن پورے کر کے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی، مگر آج درد کی شدت کچھ اور تھی۔ نصیبوں کی ماری تاجور! خدا کی پناہ، اتنا ظالم انسان! آواز اور تارحم بھرا لہجہ باز گشت بن کر گونجا اور دیواروں سے ٹکرا کر معدوم ہو گیا۔ انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ نصیبوں کی ماری نہیں ہے، یہ میری غلطیاں ہیں جو میری بچی خود بھگت رہی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حاکم۔ وہ گھٹی گھٹی آواز سے منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگے تھے۔ بے بسی، اذیت، کرب کی کیفیت۔ بہت حوصلے والے مولوی صاحب زمین پر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ اتنی مار پڑی ہے، جسم سے خون رسنے لگا۔ سب کو پکڑ کر بتایا گیا کہ تاجور بھاگ گئی۔ ان کے آنگن کے درخت دم سادے بہت افسردگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پرندوں نے اندھیرے میں بلند ہوتی اس محبوب شخصیت کی سسکیوں پر دکھ سے آنکھیں موند لی۔ اے اللہ، میری تاجور کے لیے آسانیاں کر دے، اسے اتنے رنگ لگا کہ وہ دھنک ہو جائے۔ وہ باپ تھے، دل سے ہر دم یہی دعا نکلتی رہتی تھی، مگر آج درد کسی صورت کم ہونے نہیں آ رہا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ اٹھے اور اندھیرے میں ہی مختلف سبزیوں کے حصے میں چلے گئے۔ اندھیرے میں نہ جانے کتنے پودوں کو چھوا، بیلوں کو ہاتھ میں لیا، گلابوں سے لپٹے، یہ سب تاجور کے ہاتھوں کے لگائے گئے تھے۔ ان سب کا خیال تاجور رکھتی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی تھی اور ان میں پانی ڈالتے ہوئے باتیں کرتی تھی۔ کوئی دن کے اجالے میں دیکھتا تو سمجھتا کہ شاید مولوی حیات پاگل ہو گئے ہیں، اور شاید واقعی وہ حواسوں میں نہیں تھے۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ سچی کلی اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں بھری دھند سمیت آگے لپکے اور تب بھی اچانک وہ خوشبو کسی دوسری خوشبو میں ڈھل گئی۔ تاجور کی خوشبو۔ تاجور کے ابا دیوانے ہونے لگے۔ وہ بالکل وہی مہک تھی جیسے تاجور کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ مولوی صاحب نے بے تابی سے دونوں پودوں کی شاخیں اپنی مٹھی میں بڑی۔ میری تاجو،
मेरी प्यारी बच्ची, वो पुकारने लगे, बेकरारी से, शिद्दत से। ताजवर हमेशा यहाँ से ताजा फूल तोड़कर अब्बा मियाँ के कुर्ते की जेब में डाल देती थी ताकि उनके लिबास से खुशबू आती रहे। मस्जिद में वो कभी भी जेब में हाथ डालकर सफेद नन्हे नन्हे फूल निकाल कर सूंघ लेते थे, फिर ताजवर की मोहब्बत में मुस्कुराते। दिल तशक्कुर के एहसास से भर जाता। ऐसी प्यारी बेटी, अल्लाह का अजीम तोहफा। ताजवर के हाथ 1000 दफा उन पत्तों से टकराए थे। वहां अब भी ताजवर का लम्स महसूस हो रहा था। वहां ताजवर के हाथों की हरारत अब भी मौजूद थी। मौलवी हयात बेख्तियार होकर झुके और एक एक टहनी पकड़कर पत्तों को पूरी शिद्दत से चूमने लगे। फूल टूटकर गिरने लगे। पौधा जमीन बोस होने लगा, मगर वो बेख्तियार कैफियत में घुटनों के बल जमीन पर गिरे, बगैर चुभती लकड़ी की परवाह किए दीवाना वार चूमते जा रहे थे। ताजवर के हाथों का लम्स, ताजवर की खुशबू, आसमान से बरसता अंधेरा शुशद्दर था। तुम्हारा दुख मुझे मार डालेगा मेरे बच्चे। अपने मजबूर बाप को इस बार आजाद कर दो। मैं तुम्हें कुर्बान कर बैठा अपने हाथों। मौलवी हयात बिलक बिलक कर रोते जाते थे और कहते जाते थे, रात पर अफसुर्दगी तारी थी। हवा धीमे हाथों से एक बाप की फरियाद पर बेटी की जुदाई के नोहे लिख रही थी। अगस्त के दिनों में अक्सर शामें हबस ज़दा होती हैं। सानिया ने सहन में छिड़काव करके चारपाइयां बिछा दी थी। सूरज घरों के पीछे छुप चुका था। पत्तों से दामन छुड़ाती हुई सरसराती हुई सहन में उतरती तो छिड़काव से मिट्टी की महक और ठंडक का एहसास जागता था। शुमाइला सिमी के साथ नजाकत से बैठी अब्बा से बात करने के पर तोल रही थी। सिमी की तबीयत संभली हुई लग रही थी। उसे बीमार हुए 2 दिन हुए हैं और मेरा ये हाल है जैसे सदियों से उसने मेरे घर कदम न रखा हो। वक्त जैसे ठहरा सा हुआ है। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जरा से फासले पर बैठी ताई जी के चेहरे पर तमस्खर सा बिखरा, जताती हुई नजरें शोहर पर डाली थी। उन्हें ये लड़की और सिमी पर होती मेहरबानियां एक आंख ना बहाती थी। मैं अब ठीक हूँ तुम्हारे सामने, और इतने चक्कर लगाऊंगी तो कोई कैसे बिस्तर से लग सकता है। मैं अब ठीक हूँ तुम्हारे सामने, और तुम इतने चक्कर लगाओगी तो कोई कैसे बिस्तर से लग सकता है, सिमी ने शरारत से कहा। शुमाइला ने आंखें दिखाई। देख ले अंकल, मुझे ताना दे रही है, मना करें इसे। क्या मैं यहाँ बिला जरूरत आ जा नहीं सकती? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है ये। सिमी के अब्बा मध्यम सी मुस्कान के साथ गोया हुए। शुमाइला फैल कर बैठ गई। सिमी पर कुछ जताया। इसीलिए मैं सानिया के लिए आपसे बात करने आई हूँ। बरामदे में पिलर के पीछे खड़ी सानिया का दिल धड़का। सानिया के लिए? किस सिलसिले में? अब्बा के चेहरे पर संजीदगी धर आई थी। उसकी पढ़ाई के बारे में अंकल। सानिया को मैट्रिक किए साल से ज्यादा अरसा होने को आया है। आपने आगे कुछ नहीं सोचा उसके बारे में? लो जी, इसी की कसर बाकी थी। अभी मैडम बनाना है सानिया को। हस्बे आदत ताई जी की जुबान फिसली। शुमाइला ने सुनकर कमाल महारत से नजरअंदाज कर दिया। बेटा, इसमें सोचने के लिए क्या रह गया है? जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया है। 10 जमातें कम नहीं होती। अब्बा का लहजा नरम था। ताई की बात का असर जायल करने की कोशिश। नहीं अंकल, बहुत कम है। शुमाइला ने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी की। आजकल तो 10 जमातों को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। तालीम का रुझान बहुत बढ़ गया है। ये तो बहुत जरूरी है। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, और जिसके लिए जितना जरूरी होता है वो उतना इल्म हासिल करता है। सानिया को इसकी मजीद जरूरत नहीं है। हमारा जो माहौल है उसमें देखो, किसी ने 7-8 जमातें भी मुश्किल से पास की हैं। ये भी तो जरूरी नहीं है माहौल हमेशा एक सा रहे। इस पर तो हर दौर में तब्दीलियां लाने की जरूरत रहती है। सानिया सिमी से ज्यादा ज़हीन है। इसमें बहुत से स्किल्स हैं। आप उसे आगे पढ़ने से ना रुकें प्लीज। शुमाइला बहस करने पर मिसर थी। सिमी चुपचाप दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। अब्बा ने दाएं बाएं देखा, जैसे शुमाइला की बात को किसी मुनासिब दलील से रद्द करना चाहते हों। देखो बेटी, पहले मुजफ्फर था तब की बात और थी। अब सानिया बड़ी हो चुकी है। हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा देर घर बैठाने का रिवाज नहीं। सिमी की घर की बात है। मेरा भतीजा पाँव जमा रहा है और मुजफ्फर ने भी कुछ कर्जे उतारने हैं। फिर इंशाल्लाह सिमी के बाद सानिया के फर्ज से फारिग होना है। ये जो ज्यादा तालीम हासिल करने की धुन है, ये शहरी लोगों को अच्छी लगती है। कुछ लोगों का ये दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। यानी हमारे बारे में आपकी ये राय है? शुमाइला ने मुस्कुराकर सवाल किया।
सानिया के चेहरे पर मायूसी छा रही थी। बाखुदा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। ये कैसी बात सोच ली तुमने? अब्बा बेहद शर्मिंदा हो गए थे। शुमाइला के साथ वो बहुत लिहाज से पेश आते थे। फिर आप तो जवानी से बाबा के साथ हैं, उनके दोस्त हैं। उन्हें देखकर या उनके बच्चों को देखकर आपके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आपके बच्चे भी ऐसे हों? आपकी औलाद किसी से कम नहीं है, मगर उन्हें थोड़ी सी पॉलिश की जरूरत है, फिर उनकी चमक आपका नाम भी रोशन कर सकती है। हाँ हाँ, बाप का नाम रोशन, हमारे लिए हमारी इज्जतें घरों में महफूज रहें, ये अजाज की बात है। हम जैसे लोगों के नाम घर की बच्चियां रोशन करने लगे तो इस एहसाहिया अंदाज में ताई जी के इशारे पर शुमाइला की बात का जवाब देते हुए ताया अब्बू का लहजा तुर्शी में बदल गया था। शुमाइला उनकी बात की गहराई में गए बगैर संजीदगी से बोली, तो क्या बुराई है इसमें? शुमाइला बेटी, अब्बा ने उसे फौरन रोक लिया। इशारे से भाई को कुछ कहने से मना किया। वो मजीद तल्खी से दूसरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो बात तुमने की, तो बेटा मैंने कभी तुम्हारे बाबा से अपना मुकाबला नहीं किया। मेरे बच्चों के पास तरबियत भी है, तालीम भी हस्बे जरूरत। इसके अलावा मेरी कुछ हदूद हैं जिन्हें मैं किसी को देखकर पार नहीं कर सकता। मैं अपनी लड़कियों को इतनी ढील देने के हक में नहीं हूँ, और मुझे गवारा भी नहीं कि वो पर्दे की उम्र में आधे दिन घर से बाहर निकल पड़े। अब की बार उनका लहजा दो टोक और हतमी था। ताई और ताया की आंखों में फातिहाना चमक नमूदार हुई। शुमाइला उनकी सोच पढ़कर चुप की चुप रह गई थी। सिमी ने बेसाख्ता शुमाइला की तरफ देखा। दिल में किसी एहसास का कांटा चुभ गया था। शुमाइला का साथ देते क्या वो अब्बा की एतमाद को धोखा दे रही थी? आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है। सानिया को इस तरह जाया करने का मुझे अफसोस हो रहा है। अगर तालीम सिर्फ अमीरों या शहरियों के चौंचले होते तो अल्लाह पाक ऐसे दिमाग ऐसे घरों में ना पैदा करते। अब तो गांव गांव, कस्बा कस्बा इल्म की शम्मा रोशन हो रही है। तालीम दिमाग खराब नहीं करती, सिर्फ शऊर बेदार करती है। वरना तालीम के अलावा भी दिमाग खराब किस किस तरह से होते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। मैंने और कभी शमरेज ने भी बोर्ड टॉप नहीं किया जो सानिया ने बगैर किसी अकेडमी के पास किए। ये अगर पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो आपकी तर्ज जिंदगी ये भी तब्दील कर सकती है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमेशा बेटों की तरफ ही देखें। गोया शुमाइला का दिल बहुत बुरा हो रहा था। ये सुनकर फिर भी सानिया का सोचकर वो आखिरी कोशिश करने लगी। उसे इल्म नहीं था कि अपने खुद साख्ता ठोस उसूलों के पाबंद लोगों पर उसकी दलील की ज़रबें असर नहीं कर सकेंगी। अब्बा के कुछ कहने से पहले ताई जी से सुनना दूबर हो गया। बस करो बीबी, तुम्हें अपना पता है, हमें अपना। हमें नहीं खानी बेटियों की कमाइयाँ। ये पट्टियां जिसने तुम्हें पढ़ाई हैं उसे कह दो यहाँ से कोई उम्मीद ना रखे। एक कटेली नजर सीमी पर डालकर उन्होंने तमाम बहस समेट दी। सानिया का दिल भर आया था। वो तेजी से अंदर चली गई थी। शुमाइला उठ खड़ी हुई। मैं गलत थी, मुझे लगा मैं इतने मान से कहूंगी तो खैर। गहरी सांस भरते उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। अब्बा उसकी ठंडी आह पर बेचैन हो गए थे। बेटा, इस तरह दिल में गिला रखकर मत जाओ, वो मजबूर से होकर बोले। शुमाइला के अब्बा से गहरे मरासम थे उनसे, इस लिहाज से उनके बच्चे भी बहुत अजीज थे। तो क्या मैं समझूं कि आपने मेरी बात रख ली? शुमाइला दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर खुश हुई। बंद खिड़की से हल्का सा सुराख जाहिर होना भी खुश आइन था। हाँ हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगा। चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ, वो कमजोर से लहजे में बादिल नाख्वास्ता बोले। तो शुमाइला ने चमकती निगाहों से सीमी की तरफ देखा। होले से उसका हाथ दबाकर वो खुशी खुशी उनके पीछे हो ली। सीमी इससे पहले कि ताया जी गजबनाक होकर उसे बातें सुनाते बाहर से उठकर अंदर चली गई। सानिया बगैर मतलब के चारपाइयों की चादरें ठीक कर रही थी। सीमी ने पुकारा, दुखी हो रही हो? नहीं, अच्छा है, वो बोझल सी आवाज में बोली। मुझे पहले से कोई उम्मीद नहीं थी। दिल बुरा मत करो। मुजफ्फर से कहेंगे, वो भी बात करेगा अब्बा से। मैं मोइन से कहूंगी, वो तुम्हें रोजाना कॉलेज छोड़ता जाएगा। तुम्हारा ये शौक है तो मामूली सी नाकामी से हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। अब्बा को मनाएंगे। सीमी ने उसकी हौसला अफजाई की, मोहब्बत से उम्मीद दिलाई। सानिया तकिया छोड़कर सीधी हुई। जरूरत नहीं है सीमी, जिंदगी में हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती। अच्छा है ये भी
अभी दिल से मारना सीखेंगे तो आगे जिंदगी में सब्र करने का हौसला पैदा होगा, वो हमवार आवाज में कहकर चली गई। सिमी के अंदर तक सन्नाटे फैल गए थे। उन्होंने कहा उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत ऐसी मिली जो पहली नजर में ही उनका छीन ले गई। ये शादी उन्होंने इसलिए कि शायद मुझ में हल्की सी झलक भी उन्हें उस औरत की नजर आ जाती, मगर मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। क्या कोई अपनी पहली रात की दुल्हन से ऐसी बात करता है ताजवर? बख्तावर तंदूर पर बैठी तिनके से जमीन कुरेद रही थी। कच्ची जमीन पर मिट्टी के जरात, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, उसकी शक्ल मुरझाई हुई थी। उसने सर उठाकर सामने खड़ी ताजवर को सवालिया निगाहों से देखा, जो उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। और वो औरत कोई ऐसी बला थी जिसकी एक नजर से हम सबकी जिंदगियां लपेट में आ गई। ताजवर ने गहरी संजीदगी से ये बात दिल में सोची थी, मगर बोली कुछ नहीं। सद्दाम के सबब मुझे इतनी कड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है, और सबसे बढ़कर मेरे बुजुर्ग अब्बा। इन मर्दों को औरत के सामने एतराफ करना तो आता है, मगर दुनिया के सामने एक तलख सी मुस्कुराहट ताजवर के लबों पर फैल गई। चेहरे के खतूत में करवाहट उमड़ आई। हंस क्यों रही हो ताजवर? बख्तावर की हैरान सी आवाज सुनाई दी, तो ताजवर ने दिमाग से सोचें झटक दी। कुछ नहीं, फिक्र मत करो, शोहर तो ऐसी बातें करते ही हैं। ताजवर ने तसल्ली देने की कोशिश की। बख्तावर ने नफी में सर हिलाया। तुम नहीं समझ सकती, हाकम भाई तुमसे ऐसी बातें नहीं करते ना? हाँ हाकम भाई। ताजवर सर झुकाकर हंस पड़ी। अभी तुमने उनको जाना ही कितना है? क्या मतलब, क्या वो तुमसे मोहब्बत से बात नहीं करते? बख्तावर उसकी हंसी और फिर मुतजाद बात पर उलझ गई थी। नहीं, वो इश्क की बात करते हैं, मोहब्बत की बात। ताजवर की धीमे सुरों में अजीब सी हंसी बिखर गई। बख्तावर थोड़ी सी मुत्तमिन हुई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाकिम भाई ऐसे नहीं लगते, जबकि उनका मजाज कुछ अलग तरह का है, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मेरे आने से, जिंदगी की इतनी बड़ी तब्दीली से। हर बंदे की सोच, जज्बात, मजाज दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बख्तावर। कुछ लोग इतनी जल्दी तब्दीली कबूल नहीं कर पाते। तुम उन्हें कुछ वक्त दो। सद्दाम लाला तुम्हारे लापरवाह से हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनकी आदत को बदलो और उन पर काबू रखो। ताजवर ने हल्के फुल्के अंदाज में मशवरा दिया, तो बख्तावर के लब खोलने से पहले अकब से आवाज आई। अच्छा, तो तुम यहाँ भी दाव खेलने से बात नहीं आई? ये चुपती हुई आवाज सद्दाम की थी, जिसने गुफ्तगू का आखिरी जुमला सुनकर न जाने क्या कुछ अखज़ किया था। ताजवर ने मुड़कर देखा तो दुपट्टा सीधा करते हुए बगैर जवाब दिए जाने लगी। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। क्यों तुम उसके कान भर रही हो, जिसे आए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ? ये मर्दों को काबू करने के पैंतरे तुम बहनों को आते हैं, वो भी शादी से पहले। सद्दाम लाला। ताजवर जैसे उबलते तेल में जा गिरी। मारे हद तक के एहसास के उसके लब बुरी तरह फिरफिराने लगे। बख्तावर का चेहरा फक हुआ था। आइंदा के बाद मुझसे जुबान संभाल कर बात करें। रिश्ते में भाभी लगती हूँ आपकी, और मेरा एहतराम आपको करना होगा। उसकी रंगत सुर्ख पड़ रही थी, आवाज मामूल से ऊंची। कमरों में बैठे घर के अफराद ने बखूबी सुना। सद्दाम ताजवर के उस रद्दे अमल के पहले झटके के बाद संभल चुका था। एहतराम इसी सूरत में किया जाता है जिसमें अगला बंदा इस काबिल हो। क्या तुम बहनें वाकई उसकी हकदार हो? उसकी आंखों में तमस्खर था, लबों पर तंजिया हंसी। ताजवर आगे आई। दुरुस्त कहा, मैं लाख बुरी सही, आपसे तो कम ही होंगी। क्या आप मेरे एहतराम के काबिल हैं? नहायत ठंडा ठार लहजा था उसका। बख्तावर बौखलाकर आगे आई। ताजवर ने जैसे जलती पर तेल छिड़क दिया था। वो शोलों की लपेट में आ गया। ताजवर, उसका हाथ फिजा में मुअल्लक हुआ। बख्तावर की चीख सी निकल गई। बस, हाथ को वही रोक लें। ताजवर ने उंगली उठाकर कहा, आंखों में आंखें डालकर कहा, औकात की बात, असल एहतराम की बात। बाज लोग ऐसी ही इज्जत के आदी होते हैं। आपकी जुबान का जहर बर्दाश्त कर चुकी हूँ, ये थप्पड़ नहीं खाऊंगी। हाकिम मुझे मारते हैं, मेरे शोहर हैं। आपका कोई हक नहीं है मुझ पर। ना मैं जानवर हूँ कि सबकी मारें खाऊं। बरामदे में खड़ी नीलम, हमीदा, खुद हाकम ताजवर की उस जुर्रत, दलेरी और मुंह में आई जुबान पर पहुंचा कर खड़े थे, अपने अपने कदमों पर साकतो जामत। और किस बात किरदारी की बात करते हैं आप? उसकी जो जमाने की जुबान जद्दे आम है, या उसकी जिसकी वजह से खुद आपके भाई की जिंदगी जहन्नुम होकर रह गई है? और किस बद किरदारी की बात करते हैं आप? उसकी जो जमाने की जुबान जद्दे आम है, या उसकी जिसकी वजह से खुद आपके भाई की जिंदगी जहन्नुम होकर रह गई है? ताजवर। सख्ता टूटने पर ताजवर के नाम की धार फिजा में बुलंद हुई। ये हाकिम की थी। अपने भाई की बेइज्जती वो किसी तौर पर बर्दाश्त कर सकता था,
ताजवर की इतनी हिम्मत! देख लो हाकिम, अपनी बीवी की जुबान दराजी, तुम्हारे मुंह पर मुझे जूते की नोक पर रखती है। बख्तावर को ना जाने कौन से किस्से सुना सुनाकर मुझे आवारा मजाज और गिरा हुआ साबित करना चाह रही है। सद्दाम के माथे पर पसीना चमका तो ताजवर को कुछ कहने की बजाय उसने हाकिम को मर्दानगी दिलाई। उसी पर हक था ना ताजवर का, वही उससे निमट ले। तुम्हारी ये मजाल कि तुम। हाकिम कहर बरसाते तासुरात के साथ ताजवर पर उसी के अल्फाज उसी के मुंह पर मारने लपका ही था कि खौफ से लरसती बख्तावर दोनों के दरमियान हायल हो गई। उसे लगा हाकिम अभी ताजवर पर टूट पड़ेगा। खुदा के लिए हाकिम भाई, ऐसा कुछ नहीं कहा ताजवर बाजी ने। उसे कुछ मत कहिए, वो मारे डर के हाँप रही थी। नई जगह, नए लोग और गैर फहम रवैये, नई नवेली दुल्हन हवास बाख्ता हो रही थी। ताजवर की आंखों में बेवक्ती सी नमी आ गई। कहने दो इन्हें बख्तावर, तुम्हें अभी अंदाजा हो तुम्हारे हाकिम भाई मुझसे किस तरह की बात करते हैं। दो आंसू बगावत करके पलकों की बाढ़ तोड़ गए। हालांकि वो रोना नहीं चाहती थी। उसकी बातों में आप मत आइए, ये जितनी मासूम बनने की कोशिश करती है दर हकीकत है नहीं। हाकिम के मुंह से निकले अल्फाज ने बख्तावर के चेहरे पर दुख की परछाई फैला दी। मैं उम्र में छोटी हूँ आपसे, मगर रिश्ते में बड़ी। आप वादा करें मुझसे कभी ताजवर बाजी पर हाथ नहीं उठाएंगे। बख्तावर की बात पर सद्दाम समेत उसकी सास और नंद ने हैरानी और नापसंदीदगी से उसे देखा था। भले वो सबसे बदतमीजी करे, हाकिम ने खुद पर बहुत जब्त किया, और अगर उसकी इज्जत ना की जाए, बख्तावर ने डरते डरते कह दिया, उन्हें सुनने में गलत फहमी हुई है। ताजवर ने मुझे गलत फहमी में मुब्तला करने की कोशिश नहीं की, वो तो मुझे समझा रही थी। मेरी सफाई मत पेश करो बख्तावर, मैं दुश्मन हूँ यहाँ सब की। मेरा खून फर्ज इन पर। ताजवर की आवाज कुएं से आती महसूस हुई। मैंने इस घर के हर फर्द की ज्यादती पर कभी पलट कर जवाब दिया। मुझसे जो सलूक रवा रखा गया, मैं वो चुपचाप सहती हुई, लेकिन बदले में जरूरी है मुझे इन बेबुनियाद बातों पर जलील किया जाए जिनका कोई वजूद नहीं। आप लोगों को ये सब कहकर तस्कीन मिलती है, मगर यहाँ सुनने वाला कौन है? दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता है मेरा, वो तक छीन लिया गया मुझसे। मैं एक लावारिस हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे मार भी डालें तो कोई आपसे जवाब तलब करने वाला नहीं होगा। ताजवर ने आंख से टपकने वाले आंसू उस बेदर्दी से अपनी पोरों पर चुना। यूं ना कहो ताजवर, बख्तावर ने दिल गिरफ्तगी से टोक दिया, मगर वो कहती जा रही थी। एक छोटी सी बात को लेकर इतना बढ़ा दिया गया है। मेरे लिए हाकिम के दिल में सवाए नफरत के कोई जज्बा नहीं। सद्दाम लाला, मेरी किरदार कशी करते हुए क्या आपके दिल में जरा भी ख्याल नहीं आता कि आपके भाई की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है? आपसे मिले मनफी जज्बात ने उनसे जिंदगी का सुकून छीन लिया है। बस बहुत हो गया ताजवर, अंदर जाओ तुम। बख्तावर की वजह से मैं इस बदमज़दगी और तुम्हारी बदतमीजी को माफ कर रहा हूँ। हाकिम ने कड़े तेवरों के साथ ताजवर पर एहसान किया। वो सुरख आंखों के साथ हंस दी। बारिश सी बरस गई चेहरे पर। हाँ, बहुत हो गया हाकिम, मुझ पर यकीन नहीं है आपको। मैं भी उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब सब कुछ आपके सामने खुल जाएगा, और आपका फैसला उस वक्त क्या होगा ये देखने के लिए मैं उस वक्त तक जिंदा रहना चाहती हूँ। वो कहकर तेजी से उनके दरमियान से निकली। नीलम और हमीदा का सामना करते हुए वो सर झुकाए सीमट के जीने अबूर करती छत पर चली गई। बख्तावर न जाने हाकिम से क्या कह रही थी। नीलम और हमीदा की आंखों में शदीद नागवारी थी। ताजवर और बाजी, बख्तावर की हमायत, उन्होंने उसकी कितनी जहन साजी की थी इसकी कि वो ताजवर को नीचा दिखाने में उसके साथ पेश पेश रहे, मगर ये ताजवर जादूगरनी के फरेब। बख्तावर देवर और शोहर को ठंडा करती ताजवर के पीछे छत पर गई। थोड़ी देर में तनाव भरा माहौल रहा, फिर शोर थम गया। बख्तावर का दिल मोम था, उसने इतने सख्त दिल नहीं देखे थे। अगले कई दिनों तक सद्दाम घर नहीं आया। ताजवर की गई हमायत का नतीजा बख्तावर को सौगात में मिली। ये चंद तनहा रातें अच्छी तरह समझा गई थी।